हम्म, पहले ना प्रोमीथियस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। प्रोमीथियस एक तरह का ना ये है डाटा सोर्स या फिर डाटा स्टोर भी आप बोल सकते हो। डाटा स्टोर। ठीक है। तो डाटा स्टोर है तो किस तरह का डाटा ये स्टोर करता होगा। अब इसका काम है ना डाटा को स्टोर करना है। इसका ये सब मतलब नहीं है कि कौन ला के डाटा दे रहा है, कैसे आ रहा है डाटा, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है कि मुझे अपने पास में डाटा को स्टोर करना है। ठीक है। जो डाटा का क्वालिटी होगा या फिर जो स्टाइल होगा डाटा का, वो किसी भी तरह का डाटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, ये बोलता है ये। ठीक है। तो अब किस तरह का डाटा ये और क्या क्या डाटा ये स्टोर करता है, तो बेसिकली ये बोलता है कि तुम अगर कहीं से सीपीयू के रिगार्डिंग डाटा लेके आते हो, है ना, एप्लीकेशन की मेमोरी कंजम्पशंस के रिगार्डिंग डाटा लेके आते हो, या फिर अपने डिस्क स्पेस के रिगार्डिंग डाटा लेके आते हो, है ना, तो इस तरह के डाटा को तुम लाके मेरे पास स्टोर कर दो। ये मैं क्या करूँगा, अभी अगर तुमने कोई डाटाबेस मुझे नहीं दिया है तो मैं एक फाइल या फिर फोल्डर होगा मेरे पास। ठीक है। वार लिब के अंदर में प्रोमीथियस नाम से एक फोल्डर होगा, जहाँ पर मैं इंस्टॉल होऊंगा। तो मैं इसी लोकेशन में जाके इंस्टॉल हो जाऊंगा। वार लिब मतलब होती है लाइब्रेरी डायरेक्टरी, और यहाँ पे जाके मैं इंस्टॉल हो जाऊंगा। मैं यहाँ पे इंस्टॉल होऊंगा और यहाँ पे अपने से एक फोल्डर फाइल बना लूंगा। तुम जो भी तरह का डाटा लाके दोगे मैं स्टोर कर दूंगा। बस यही काम है इसका, और कोई भी काम नहीं है। और ये क्या करता है, 9090 पोर्ट को कंज्यूम करता है। अगर आप ब्राउज़र पे प्रोमीथियस को खोलना चाहते हो तो आपको 9090 पोर्ट पे इसको ओपन करना पड़ेगा, HTTP के ऊपर में। ठीक है। ये है इतना सा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोमीथियस। अब आते हैं कि इसको डाटा ला के देता कौन है। तो डाटा ला के देने वाला दो एजेंट है जो इसके लिए काम करता है। पहला होता है इलास्टिक सर्च। जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये कहीं से सर्च करके ला रहा होगा और कुछ दे रहा होगा, है ना, इलास्टिक सर्च। और सेम काम करता है सी एडवाइजर। इन दोनों का काम है कि डाटा को लेके आना है ना, प्रोमीथियस को देना है, ताकि प्रोमीथियस अपने हिसाब से उस डाटा को फिल्टर कर ले और अपने पास दिखाना स्टार्ट कर दे। बोल दे कि हाँ यार ये सीपीयू के रिगार्डिंग डाटा है, ये हेल्थ चेक का डाटा है, ऐसा करके इन्फॉर्मेशन दे दे। तो इस तरह का जो डाटा को माइनिंग कर रहा है ना, ये अपने हिसाब से डाटा को सेटल कर रहा है टेबलर फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में ये अपने इंड पे काम कर रहा है प्रोमीथियस। तो इसको डाटा जो ला के देगा, वो डाटा ला के देगा या तो इलास्टिक सर्च या फिर सी एडवाइजर। आप दोनों में से कोई भी सर्विस को यूज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि या तो आप मतलब सी एडवाइजर ही यूज करो या इलास्टिक सर्च ही यूज करो। इन दोनों में से कुछ भी सर्विस को आप यूज कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि चलो इलास्टिक सर्च क्या करेगा कि जो भी लोकल का डाटा है उसको फाइंड आउट करेगा और लाके दे देगा प्रोमीथियस को। अब ये दिखेगा कैसे डैशबोर्ड के ऊपर में। अगर ब्राउजर पे हमें एक ग्राफिकल मोड में देखना है डाटा को, तो वो कैसे दिखेगा, तो वो काम आपके लिए करेगा ग्राफाना। ग्राफाना क्या करेगा, इस डाटा को पढ़ेगा, है ना, और इस डाटा को एक विजुअल देगा आपके लिए। जो होता है ना पाई चार्ट या फिर ग्राफ, है ना, इस तरह का डैशबोर्ड्स, ये चीज आपको ग्राफाना ही दिखा सकता है। प्रोमीथियस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। प्रोमीथियस एक रॉ डाटा आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखा सकता है, क्वेरी फॉर्मेट में आपको डाटा दिखा देगा। लेकिन जो प्रॉपर डाटा है वो आपको जो विजुअल है, प्रॉपर विजुअल, वो आपको ग्राफाना देगा लाके। ठीक है। तो अगर आपको विजुअल देखना है किसी भी डाटा का, तो आपको ग्राफाना डैशबोर्ड इंस्टॉल करना होगा। तो इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि प्रोमीथियस का नाम जब भी लेते हैं लोग, है ना, तो प्रोमीथियस के साथ में प्लस ग्राफाना बोलते हैं। यही रीजन है। क्यों? क्योंकि प्रोमीथियस डाटा स्टोर करके रखेगा और ग्राफाना उस डाटा को दिखाएगा। अब तीसरी चीज हमने यहाँ पे लिखी थी एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर का काम क्या है? एक्सपोर्टर का काम होता है डाटा को एक्सपोर्ट करना। अगर हम कहीं और से डाटा को लेके आ रहे हैं
मान लो लोकल का जो डाटा था वो तो इन्होंने ला के दे दिया, इलास्टिक सर्च के पास में था, इलास्टिक सर्च के पास स्टोर हुआ, स्टोर करके और ये इसको दिया, स्टार्ट कर दिया प्रोमीथियस को, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक सर्च या सी एडवाइजर में रॉ डाटा पड़ा हुआ था। इस रॉ डाटा को इसने प्रोमीथियस को दिया, प्रोमीथियस ने क्वेरी लैंग्वेज में इस डाटा को फॉर्मेट किया अपने हिसाब से, और ग्रिफाना उस क्वेरीज लैंग्वेज को पढ़ के यहाँ पे डाटा दिखाने लग गया। लेकिन एक हमें मजदूर चाहिए, एक एम्प्लॉय चाहिए जो क्या करे कि इंफॉर्मेशन ना कलेक्ट करके लाए सब जगह से, किसी भी, जैसे मान लो ये एक सर्वर ए है, ठीक है, और ये एक सर्वर बी है। सर्वर ए में कोई जावा का एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, और सर्वर बी में कोई नोड एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। तो नॉट ओनली सर्वर इंफॉर्मेशन, अगर आप सर्वर के भी डाटा मॉनिटर कर सकते हो ना, जैसे सिस डाटा होती है, सिस डाटा के अंदर क्या होता है, मेमोरी होती है, सीपीयू होता है ना, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन डाटा है। लेकिन एप्लीकेशन का डाटा, एप्लीकेशन अप है कि नहीं है, अगर एप्लीकेशन अप है तो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितनी सीपीयू कंज्यूम कर रही है, ठीक है, अपने को वो भी डाटा चाहिए, है ना, जो कि हम यहाँ पर देखें। मान लो अगर आप जेनकिंस चला रहे हो तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि मैं यार जेनकिंस को भी मॉनिटर करूं कि जेनकिंस चलते वक्त में कितनी स्पेस, कितनी मेमोरी कंज्यूम करके चल रहा है, ठीक है। तो वो डाटा आपको लाके देगा एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर आपको अलग से डालना पड़ता है, आप जो भी एप्लीकेशन का डाटा चाहिए आपको प्रोमीथियस के ऊपर में, वो एक्सपोर्टर आपको उस जगह पे चलाना पड़ेगा। अगर आप जावा का डाटा चाहिए आपको, जावा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या नोड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, या फिर मान लो एनजिनिक्स का डाटा चाहिए कि एनजिनिक्स जब चल रही है तो क्या डाटा, मतलब कितना कंज्यूम कर रही है, क्या कंज्यूम कर रही है, तो हर एक का अपना अपना एक एक्सपोर्टर होता है, ठीक है। तो इसको एचटीटीपी एक्सपोर्टर भी बोल सकते हो या नोड एक्सपोर्टर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसका नाम होता है बेसिकली नोड एक्सपोर्टर। हर एक एप्लीकेशन का अपना एक एक्सपोर्टर होता है जो डाटा को ले जा करके लिखने का काम करेगा प्रोमीथियस के पास में, ठीक है। तो इस तरह से नोड एक्सपोर्टर काम करता है। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया उससे एक बहुत चीज़ बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गई कि हमें अगर प्रोमीथियस और ग्राफाना के बारे में कहीं पर डिस्कशन हो रहा होगा और हमसे पूछा जाएगा कि हैव यू वर्कड ऑन द प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, देन वी कैन से यस वी हैड वर्कड ऑन द प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, and the task of the Prometheus is it is just a data store. He is going to store some kind of data. Which kind of data he is going to store? Kind of query data, है ना। कौन क्वेरी, किस तरह का क्वेरी डाटा होगा, जैसे कि मेमोरी कितना यूज हो रहा है, 2 GB हो रही है, 1 GB हो रहा है, कितना मेमोरी कंज्यूम हो रही है, वो चीज़ यहाँ पर हमें स्टोर हो जाएगी। ग्राफाना में वी आर जस्ट डिप्लॉइंग द ग्राफाना डैशबोर्ड टू सी द विजुअल्स ऑफ दोज डाटा, है ना, कि विजुअल्स में कितना कैसा दिखता है ग्राफाना का। ग्राफाना में दिखाएगा कि मेमोरी कितनी कंज्यूम हुई है, ये पाई चार्ट के फॉर्म में या फिर एक सिंपल ग्राफिक्स के फॉर्म में हमें ये दिखाएगा। अब कहीं से डाटा को अगर एक्सपोर्ट करके लाना है तो हमें क्या चलाना पड़ेगा, एक्सपोर्टर, है ना। वो या तो नोड एक्सपोर्टर हो सकता है या एचटीटीपी एक्सपोर्टर हो सकता है, किसी भी तरीके का एक्सपोर्टर हो सकता है। अब बोलता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये जो सर्विस है ये किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिनक्स पे चलेगा और विंडोज़ पे नहीं चलेगा या मैक ओएस पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सर्विस है, तो ये हर एक प्लेटफॉर्म पे चलेगा। चाहे या तो आप अपने बेस सर्वर पे डाल दो प्रोमीथियस ग्राफाना को, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि कंटेनर में भी डाल सकते हो, ठीक है। जब आप कुबरनेटिस क्लस्टर पे काम करते हो तो उस समय आपको कंटेनर पे डालना पड़ता है ना, इनको एज अ कंटेनर चलाना पड़ता है, जिसमें कि प्रोमीथियस ग्राफाना एक क्लस्टर और काइंड ऑफ चलेंगे और वहाँ से आपको डाटा को एक्सपोर्ट करके देंगे। अब हमें पता है कि हम कोई भी सर्विस, कोई भी एप्लीकेशन को अगर कुबरनेटिस में चलाते हैं तो हमें उसको ब्राउज़र पे देखने के लिए उसको सर्विस बनानी पड़ती है ना। तो एज अ सर्विस आप ग्राफाना को एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हो और प्रोमीथियस को भी आप एज अ सर्विस डिप्लॉय कर सकते हो, दोनों को। अगर आपके पास कोई वैलिड डोमेन है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप नोड पोर्ट सर्विस के थ्रू इनको एक्सपोज करके ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सेटअप करने का, जैसा कि हमने
बोला कि हमारे पास मल्टीपल वे हैं इसको सेटअप करने का, या तो हम डॉकर इमेज के थ्रू जाके इसको चलाएं, है ना, एक डॉकर इमेज उठाएं इनका और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करके चलाएं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसको मैनुअल डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी सर्विस अगर हमें इंस्टॉल करनी है, मान लो अपाची इंस्टॉल करनी है या कोई भी जेनकिंस इंस्टॉल करनी है, तो हम जो फॉलो करते हैं, है ना, एक सेटअप काइंड ऑफ कमांड्स और एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले कंटेनर में अपने को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें कंटेनर में अगर हम चले गए तो हमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का पता नहीं चलेगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वो मैनुअल इंस्टॉलेशन पे जाना चाहिए। तो मैनुअल इंस्टॉलेशन में जाने से हमें क्या होगा कि हमें प्रॉपर तरीका पता चलेगा कि कौन कौन से फाइल्स फोल्डर्स रिस्पॉन्सिबल हैं किस किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और कौन कौन से पोर्ट्स हमें ओपन करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछ लो। रोशन भाई, हाँ जी सर। जो आपका ELK है और ये प्रोमिथिस ग्राफाना, तो दैट इज सेम ही हो गया। एक ELK भी आपका सेम ही काम करता है, इलास्टिक सर्च और लोकस्टैक टिबाना जो है, तो सेम ही हो गया ऑलमोस्ट। नहीं, हाँ। ये मैं एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ ELK भी तो सेम ही करता है, आई थिंक। यहाँ पे जो हम मॉनिटर कर रहे हैं वो एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो गया कि मेरी एप्लीकेशन जब चल रही है तो कितनी जावा हिप यूज़ कर रही है ना, मेरा ओके। मशीन पे कितना रैम यूज़ कर रही है एप्लीकेशन, सीपीयू कितना कंज्यूम हो रहा है, ये इस तरह की मॉनिटरिंग। जो सिंपल मॉनिटरिंग अगर हम आपने कभी नेगियोस यूज़ किया हो या फिर कोई भी मॉनिटरिंग टूल, हाँ, जैबिक स्नैकिंग हो हाँ, गया। कोई सा भी अगर मॉनिटरिंग टूल आपने यूज़ किया हो तो मॉनिटरिंग टूल क्या करता है, सिर्फ मॉनिटर करके बताता है कि रिसोर्सेज कितनी कंज्यूम हो रही है और एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है या नहीं है। राइट। ठीक है, ये काम होता है मॉनिटरिंग टूल का। लेकिन हम्म। जब हम ईएल के स्टैक के बारे में बात करते हैं या ईएफ के स्टैक के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये ना लॉग्स मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इनका काम है लॉग्स मॉनिटर करना। मतलब जब आप मशीन पे जाते हो वहां पर आप चेक करते हो वायर लॉग के अंदर में एप्लीकेशन की लॉग्स, है ना, ऐप डॉट लॉग। ठीक है, तो एक तो तरीका है, मान लो आपके पास एक छोटा सा क्लस्टर है, 3 सर्वर हैं आपके प्रोडक्शन में। ठीक है, 3 सर्वर हैं प्रोडक्शन में, तो अब मान लो आप ऑनर हो, लिनक्स एडमिन हो, डेवऑप्स हो, सारे कुछ आप ही हो, है ना। आपको मान लो हमारी टीम में अवनीत है, अली है, रोहित और रोशन, ये सारे कोई डेवलपर टीम से हैं। रोशन ने कुछ एप्लीकेशन बनाया और रोशन के पास रूट एक्सेस नहीं है। तो जब रोशन एप्लीकेशन चला रहा है, ठीक है, तो कुछ एरर आ रही है। तो रोशन क्या करेगा, हर बार अंकु के पास जाएगा और अंकु को बोलेगा कि यार अंकु मुझे ना लॉग्स दे दो आप। ठीक है, ये जो मैंने एप्लीकेशन चलाया है ये चल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा ये, तो मुझे लॉग्स देखने हैं। तो अंकु क्या करेगा, मशीन के ऊपर में जाएगा, SSH करके लॉगिन करेगा मशीन पे, और लॉगिन करने के बाद में वो वायर लॉग के अंदर जाके एप्लीकेशन के लॉग्स को चेक करेगा। मान लो यहाँ पर एक एप्लीकेशन थी a.log, है ना। तो अंकु ने क्या किया, इस फाइल को कैट किया या जिप किया और इसको जिप करके रोशन को पकड़ा दिया। अब रोशन यहाँ से देख के डिबग करा, अच्छा अच्छा मैंने तो पैरामीटर्स गलत रखे हुए थे, इस वजह से मेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। तो ये तो फाइन है अगर मेरे पास 3 सर्वर का क्लस्टर हो, मतलब पूरे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में से 3 ही सर्वर हो। अगर ये साइज बढ़ के 100 हो जाए, तब अंकु के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि 100 मशीन्स पे लॉगिन करके वहाँ के लॉग्स को चेक करके रोशन को देना, है ना। और एक मान लो अंकु ने इतना कर भी लिया कि हर एक से फाइल डाउनलोड करके कर भी दिया, तो जब वो रोशन को देगा तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो 20 GB प्लस डाटा रोशन को ट्रांसफ़र कर रहा होगा एज ए जिप फॉर्मेट में। उसके बाद रोशन के लिए भी बहुत बड़ा हेडेक है इन पूरे डाटा के अंदर में सर्च और क्वेरीज लगा करके ये देखना कि फेल्ड कहाँ पर हो रहा है एप्लीकेशन, है ना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बिग क्लस्टर। इस तरह की सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग टूल, लॉग मॉनिटरिंग टूल, यू कैन से लॉगिंग टूल, यू कैन से लॉग मॉनिटरिंग मत रखना, इसमें लॉगिंग बोलना है इसको, लॉगिंग टूल, है ना। हम क्या करते हैं कि एक ELK या EFK स्टैक
डिप्लॉय करते हैं उस पूरे क्लस्टर के ऊपर में। तो अब जब ये क्लस्टर के ऊपर में डिप्लॉय होगा तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल जो हम सबको ज़्यादा आसान लगेगा समझने में, वो है कुबरनेटीज़ का क्लस्टर। ठीक है, हम सबको पता है कि कुबरनेटीज़ क्लस्टर में मास्टर एक होता है लेकिन नोड्स मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब जब हम बोल रहे हैं कि यार इसको डिप्लॉय करना है ELK स्टैक को, तो हम क्या करेंगे कि इसको एज अ डेमन सेट चलाएंगे ई को, इलास्टिक को। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली दोनों जगह का डाटा को गैदर करके एक प्रॉपर प्लेस में डाल देगा, है ना। तब हम वहाँ से फिल्टर आउट कर सकेंगे अपने एप्लीकेशन के स्पेसिफिक, कि अगर मेरा जेनकिन एप्लीकेशन है, ठीक है, तो जेनकिन एप्लीकेशन के लॉग्स क्या क्या हैं। अगर मेरा ABCD एप्लीकेशन है तो ABCD एप्लीकेशन के लॉग्स क्या हैं। यहाँ मैं लॉग्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं उस सर्विस को मॉनिटर करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो CPU कितना ले रही है और क्या ले रही है, ठीक है, अप है कि नहीं है, ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लॉग की। तो लॉग हमेशा आप सर्वर के वार लॉग से लेके आते हो, राइट। तो ये आपके वार लॉग को डिस्प्ले करा सकता है एक विजुअल वे में। यही काम होता है ELK स्टैक का। यहाँ फिर से इलास्टिक जो होता है वो अपना सर्च वाला काम करेगा, लॉग स्टेस जो है वो डाटा ला के देगा इसको, इलास्टिक डाटा स्टोर करेगा, लॉग स्टेस यहाँ पे डाटा ला के देगा, या F का मतलब होता है फ्लुएंटली, ये आपको डाटा ला के देगा किसको, E को, और इन सब डाटा को डिस्प्ले कराएगा कौन, K, कीबाना। यहाँ पर कीबाना डैशबोर्ड है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, है या नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, got it. ठीक है रोहित, मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है ELK EFK और प्रोमीथियस ग्राफाना के अंदर में। प्रोमीथियस ग्राफाना कहाँ यूज होती है। मॉनिटरिंग के लिए, एप्लीकेशन की जो मॉनिटरिंग है ना, हम्म, उसके लिए यूज होती है। ठीक ठीक है। है। और जैसे ELK के वो सर्वर के जो लॉग्स होते हैं, जैसे अभी आपने बता रहे थे कि 100 सर्वर हैं, उनके लॉग्स। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। तो यही उसका बेसिक यूज है दोनों का। पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, जब मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज होता था, मैं सोचता था कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब एक ही से तो हो जाता है काम, हम क्यों बेकार में यूज़ कर रहे हैं। जब मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि अच्छा दोनों का काम क्या क्या है। सेटअप इन उबंटू 16.04। 16.04 में ये प्रोमीथियस सेटअप का स्टेप है जिसको अभी हम लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे कि प्रोमीथियस किस तरह से डाटा ला के दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ग्राफाना के थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली डाटा मिल रहा है कि नहीं। देखो इस तरह से ना वो नोड एक्सपोर्टर और चीज़ें ला के दिखाता है कि ये लेवल्स है और स्टेटस क्या है इसका। पहले मैं अपनी सर्वर को बंद कर लूँगा। नाइन जीरो
ये है प्रोमीथियस के लिए 3000 है तो Jenkins, Ohio. प्रोमीथियस की अपनी वेबसाइट भी है और गिटहब पे उसका अपना लिंक भी है prometheus.io। यहाँ से आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्रॉपर। और ये गिटहब पे ये ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है ऑन गिटहब, तो आप यहाँ से चला भी सकते हो। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि कितने ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें 80% चीज़ें आपको इसके गिटहब पे मिल जाएंगी। जो प्लगइन्स एक्स्ट्रा आपको डालनी है या फिर कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ से भी एक बार किसी भी ब्लॉग से इंस्टॉल करने से पहले एक बार इसको गो थ्रू हो लेना। अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि ये इसके कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बता रहा है कि कैसे आप इसके कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करके अलर्ट्स भी भेज सकते हो अगर मॉनिटरिंग में कुछ फटा तो। रोशन भाई, ये ESK और ELK है, जैसे ESK स्टैंड फॉर इलास्टिक फ्लुएंट किबाना, इसमें क्या डिफरेंस है आपस में इन दोनों में मतलब? हाँ, ये बेसिकली ELK और EFK जो है ना, एक होता है लॉग स्टेस और एक होता है फ्लुएंटली। तो जब पहली बार ये तीनों ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, E, L और K, ये तीनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे पहले, समझे। इलास्टिक सर्च अलग से ही चलता था क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होता है अलग से, है ना। इसको देख करके लॉग स्टेस वालों ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया लॉग स्टेस, और किवाना भी पहले यूज होता था, है ना, कहीं पर अलग से वो डैशबोर्ड वो प्रिपेयर कर रहे थे। उसके बाद ये सबसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है लॉग स्टेस। ये प्रोडक्ट अब ट्रेडिशनल है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा ना ये हैवी है, थोड़ा सा हैवी है लॉग एक्सपोर्ट करने में। इसको ज़्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करना पड़ता है। दूसरा, ये मोस्टली 100 टाइप्स ऑफ क्वेरीज को सपोर्ट करता है। 100 टाइप्स ऑफ क्वेरीज का मतलब होता है ना कि जैसे अगर आप कोई क्वेरीज लिखते हो, मान लो जैसे आप सिंपल से देखें कि अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी से आप कुछ डाटा निकालना चाहते हो, है ना, तो इस तरह की जो सेलेक्ट की क्वेरीज है ना, ये 100 काइंड ऑफ सेलेक्ट की क्वेरीज और ज्वाइन की क्वेरीज ये सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ खामियां थी, जैसे कि मैंने बताया 2 खामियां आपको यहीं पे बताया कि 100 टाइप्स ऑफ क्वेरीज ही सपोर्ट करता था और थोड़ा हैवी था, ठीक है। तो फ्लुएंडी वालों ने क्या किया कि अपना एक नया प्रोडक्ट निकाला फ्लुएंडी, है ना। इसको थोड़ा सा लाइट वेट बनाया, लॉग स्टेस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लाइट वेट है ये, और ये मोर देन 1000 काइंड ऑफ क्वेरीज सपोर्ट करता है। तो उतने तरह के कस्टम क्वेरीज को, मतलब टाइम स्पेसिफिक अगर आपको डाटा चाहिए कि 4 बजे से शाम के 6 बजे तक का लॉग्स ही मुझे चाहिए, मुझे पूरे दिन भर का लॉग्स नहीं देखना है ना,
तो इस तरह की अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप वो भी कर सकते हो फ्लुएंडी के थ्रू। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मतलब मान लो मेरे पास 10 माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं, है ना। एक माइक्रो सर्विसेज का नाम है रोहित, एक का नाम है रोशन, अवनीत, अली, अंकु, है ना। ऐसे ऐसे करके मेरे पास 5 माइक्रो सर्विसेज हैं। तो ये पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस का डाटा अगर मुझे एग्जैक्टली सिर्फ यही चाहिए और मैं इसको टैग भी कर सकता हूँ, इसमें टैगिंग भी कर सकता हूँ, तो इस तरह की जो क्वेरीज है ना, इस तरह की क्वेरीज से फ्लुएंडी ही सपोर्ट करने लग गया। तो इसीलिए लोगों ने फिर ELK से मूव ऑन करके फ्लुएंडी में आ गए लोग। और अब ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है इलास्टिक। तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद इलास्टिक ने क्या किया कि इलास्टिक ने ऑक्युपाई कर दिया दोनों को, लॉगस्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन को भी और फ्लुएंडी को भी। तो अब इनका नाम एक साथ लिया जाता है ELK या फिर EFK स्टैक। EFK स्टैक। तो अब इसमें एक और EFK वालों ने बेसिकली क्या कर दिया कि इन्होंने ना एक और थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट वेट करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि यार तुम जो फ्लुएंडी और ये ELK चला रहे थे ना, तो उसके थ्रू क्या कर रहे थे ना कि तुम सिर्फ लॉग दिखा रहे थे एज अ डाटा, मतलब एज अ TXT फाइल दिखा रहे थे तुम, ठीक है। तो TXT फाइल से ना थोड़ा सा ज़्यादा और विजुअल अच्छा होना चाहिए। तो और विजुअल ज़्यादा अच्छा होने के लिए हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, या तो पाई चार्ट दिखा सकते हैं, है ना। पाई चार्ट का मतलब क्या होता है कि एक गोल सा सर्कल, उसमें दिखा दें कि यहाँ पर इतने लॉग्स अभी हैं, इतना स्पेस खाली है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ऐसा ऐसा, है ना। तो फ्लुएंडी वालों ने दो और प्रोडक्ट निकाले और उनका नाम दिया, एक का फाइल बीट जैसे हार्ट बीट होती है ना, उसी तरह फाइल बीट। और एक का नाम दिया मैट्रिक बीट। तो फाइल बीट क्या करेगा, ये फाइल जो भी है लॉग्स की फाइल उसको एक्सपोर्ट करके ले आएगा, ठीक है। और मैट्रिक बीट क्या है कि वो जो लॉग का कंटेंट है, ठीक है, कि कितनी बार एक फाइल के अंदर में रोशन नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस तरह का इंफॉर्मेशन को भी ये दिखा पा रहा है मैट्रिक बीट के थ्रू, जिसमें कि आपको थोड़ा पाई चार्ट में आसान हो जाता है समझना कि 4 बजे शाम से लेके 6 बजे शाम तक में ये जो फाइल है, रोशन नाम का फाइल है, उसमें कितने लॉग्स छपे हैं, कितने एरर्स थे। ये सारी चीज़ें अगर आपको एक विजुअल में दिखे तो आपको ज़्यादा मजा आता है देखने में, राइट। फिर जब आपको उसको पढ़ना होगा कि अच्छा ठीक है, तो ये एरर्स का नंबर्स भी यहाँ मिल जाएगा कि कितने बार ये हाई गया लॉग्स, मतलब कितने यूजर्स। मान लो एक वेबसाइट है जो हमारा बहुत कॉमन सा एग्जांपल है flipkart.com, और उस पे 4 बजे से लेके 6 बजे शाम तक में कितने यूजर्स ने लॉग इन किया है, ठीक है। तो ये तो नंबर्स हो गए ना, तो ये नंबर्स आप या तो आप लॉग्स के अंदर में जाके ग्रैप लगा के देखो 4 से 6 बजे के बीच का, है ना। या फिर अगर आपको विजुअल मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए, और जब इस पॉइंट पे आप क्लिक करो तो यहाँ आपको लिखा हुआ आ जाए कि 2000 लोगों ने इसको यूज़ किया है, इस वेबसाइट को लॉगिन किया है, तो ये ज़्यादा आसान होगा समझना, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दो नए प्रोडक्ट निकाले, फाइल बीट और मैट्रिक बीट, ठीक है। तो ये दोनों EFK के पार्ट है। तो यही है इन दोनों का डिफरेंस, लॉगस्ट्रेस और फ्लुएंडी का। ओके तो अभी मार्केट में मतलब EFK ज्यादा चल रहा है, मतलब EFK चल रहा हाँ, है। हाँ, आपको EFK पता होना चाहिए, है ना। और अगर आप कंटेनर के ऊपर में काम कर रहे हो तो आपको फाइल बीट पता होना चाहिए, फाइल बीट और मैट्रिक बीट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने क्या सेटअप किया, तो आप उसको बता सकते हो कि हम जो अपने लॉग्स लेके आ रहे हैं वो फाइल बीट और मैट्रिक बीट के थ्रू हम लॉग लेके आते हैं और उसको किवाना पे देखते हैं। ये बेसिकली एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि मतलब लॉग आता कैसे है, क्योंकि मेरा एक बार रिजेक्शन हो चुका है इस तरह के क्वेश्चन पे, इसलिए मुझे पता है। तो वो आपसे बेसिकली जानना चाहेगा, अगर आप बोलोगे कि मैंने प्रोमीथियस ग्राफाना का सेटअप किया हुआ है, ठीक है, और ग्राफाना का सेटअप किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपसे जानना चाहेगा कि तुम जो कर रहा है ना तुमने सेटअप, उसमें यहाँ पे डाटा कौन ला के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाटा ला के देता है वो होता है नोड एक्सपोर्टर। इसको आप एक एजेंट भी समझ सकते हो, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि मैंने EFK का सेटअप किया हुआ है ना, तो आपसे पूछेगा कि ठीक है EFK में इलास्टिक के अंदर डाटा कौन ला के लिखता है, तो यहाँ पर F ला के लिखता है। F कौन है, फ्लुएंडी।
ये भी एक तरह का एजेंट है जो कि हर एक जगह पे चलेगा और डाटा को गैदर करके लाके दे देगा इंफॉर्मेशन। बस तो काम करते हैं अपन, पहले इसका जरा सा सेटअप करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये बहुत अच्छी ब्लॉग है, ये दोनों ब्लॉग आप लोग भी यूज कर लेना इसको सेटअप में। देखो यहाँ पे हर एक का अपना अपना एक्सपोर्टर है ना। माई सिक्वल के अगर डाटा देखना है तो माई सिक्वल डी एक्सपोर्टर, रेविट एमक्यू का डाटा देखना है तो रेविट एमक्यू एक्सपोर्टर, एनजिनिक्स का एक्सपोर्टर। तो हर एक का जो देखोगे ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ से आ रहा है गिटहब के अंदर में, यहाँ पर एक्सपोर्टर है। तो आपको अगर एक्सपोर्टर भी चलाना होगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको डाउनलोड करोगे पूरे के पूरे कोड को। इसमें .so करके फाइल होनी चाहिए, जब आप कंपाइल करोगे तब बनेगा। मेक फाइल है ना, मेक फाइल के थ्रू आप कंपाइल कर लो इसको, ये पूरे जियो को .go लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसको कंपाइल करो और कंपाइल करने के बाद उसको चलाओ। इसने क्या किया हुआ है, डॉकर का कंटेनर चलाया है, तो यहाँ से इसने इस एक्सपोर्टर को चला दिया डायरेक्टली 9419 और ये उसकी वैल्यूज़ हैं जो कि वो लेके चलेगा। जैसे किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती है ना, उसके लिए। और अगर आपको मैनुअली चलाना है सर्वर के ऊपर तो .एक्सपोर्टर ऐसे करके चलाना पड़ेगा। तो ये एक एसओ फाइल होनी चाहिए। एसओ फाइल जैसे बाइनरी फाइल होती है, उसी तरह .so एक फाइल होती है जो लिनक्स में सपोर्ट करती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो वो एज अ सर्विस चलेगी, ये एज अ सर्विस चलेगा सर्वर के ऊपर में। और उसके बाद वहाँ से वो डाटा निकाल के देना स्टार्ट करेगा। तो पहले आके देखते हैं, सबसे पहले एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोमीथियस सेटअप करने के बाद कैसा दिखता है। बाद में हम देखेंगे कि फिर उसमें किस तरह की कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, प्रोमीथियस के लिए यूज़र क्रिएट कर रहा है, क्योंकि प्रोमीथियस अपने ही यूज़र से चलेगा और नोड एक्सपोर्टर अपने यूज़र से चलेगा। तो दोनों के लिए इसने एक यूज़र क्रिएट कर दिया। उसके बाद फोल्डर भी होम डायरेक्टरी के लिए क्रिएट कर दिया हमने। ऑन से दे दो। अब डाउनलोडिंग प्रोमीथियस को प्रोमीथियस का ये लेटेस्ट वर्जन होगा शायद, इसलिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। होम डायरेक्टरी में जाओ और कर्ली कमांड के थ्रू इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, प्रोमीथियस आ गया। SHM मिलाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, एंटर कर दो tar प्रोमीथियस। ये आप अपने लैपटॉप में भी डाल सकते हो, अपने लैपटॉप में भी डाल के अपने लैपटॉप की ना मॉनिटरिंग कर सकते हो कि कितना कंज्यूम हो रहा है मेमोरी और ये पर्सनल लेवल पे ना। सर्वर से पहले अपने लैपटॉप में भी डाल के चेक कर सकते हो कि हाँ मेरे लैपटॉप का क्या कंडीशन है। आपके लैपटॉप का भी मॉनिटर कर देगा ये। बेसिकली मॉनिटरिंग टूल ही तो है, सर्वर मॉनिटर कर रहा है तो लैपटॉप भी मॉनिटर कर देगा। उसमें विंडोज़ के लिए जिप फाइलें डाउनलोड करनी पड़ेंगी।
कॉन्फ़िगर प्रोमीथियस। ये उसकी होम डायरेक्टरी है प्रोमीथियस की, cd etc प्रोमीथियस। यहाँ जाओ, कंसोल और कंसोल लाइब्रेरी prometheus.yml बनाना पड़ेगा यहाँ पे, prometheus.yml। ये फाइल बना दो। इस फाइल के अंदर में हमें यहाँ पर कंटेंट उठा के डालना पड़ेगा। स्क्रैप इंटरवल जो होता है ना, स्क्रैप इंटरवल का मतलब होता है कि कितनी कितनी देर में जाके ये पढ़े सिस्टम का डाटा को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्क्रैप इंटरवल आपको दिख रहा होगा। और ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल का मतलब हो गया कि अब जो आपने कॉन्फ़िगर किया है वो आपके अगर 4 अलग जगह से एजेंट भी चल रहे हैं तो यही सब पे यही वे में चलेगा। स्क्रैप जो सबका कलेक्ट करेगा वो इसी वे से कलेक्ट करेगा। उसके बाद ये स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशंस में टारगेट में अगर मान लो आपका प्रोमीथियस किसी और मशीन पे चल रहा है, 2 अलग जगह पे भी चल रहे हैं, मान लो प्रोमीथियस क्लस्टर में चला रहे हो, तो आप ये लिख सकते हो, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप क्या करते हो ना कि एनसिबल के थ्रू सेटअप करते हो चीज़ों का, है ना। सामने मशीन पे जाए तो वहाँ पे इंस्टॉल हो जाए चीज़ें। तो उस केस में आप यहाँ पर ना मशीन की होस्ट भी डाल सकते हो कि इस होस्ट की इस आईपी के ऊपर में प्रोमीथियस चल रहा है। जॉब नेम प्रोमीथियस से इसी नाम से वो ढूंढेगा। और स्क्रैप हो गया, टारगेट हो गया, बस। इसने बहुत छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया है, तो इसको हम डाल के देखते हैं। ऑनरशिप दिया प्रोमीथियस को, और ये चलाना प्रोमीथियस। यूजर लोकल बिन कॉन्फ़िग फाइल हमने बताया। स्टोरेज हमने देखो स्टोरेज हम अगर कुछ ऐसा इलास्टिक वगैरह नहीं दे रहे हैं तो हम यहाँ पर ना इसको ये भी स्टोरेज दे सकते हैं कि तुम लोकल फाइल में जाके अपना डाटा लिख दो। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे किसी इलास्टिक वगैरह के ऊपर में स्टोरेज चाहिए, जैसा मैंने बात की थी ना, या तो सी एडवाइजर ले लो या इलास्टिक ले लो, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, है ना, प्रोडक्शन काइंड ऑफ सेटअप। तो उस केस में आप यहाँ पर इलास्टिक का स्टोरेज का पाथ दे दोगे कि हाँ यहाँ पर स्टोरेज है। या फिर आप ये वाला जो है ना हैफन स्टोरेज डीवी पाथ, आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें ना फिक्स रहे, मुझे मैनुअली नहीं चलाना पड़े, मुझे ना बस ऐसा करना पड़े कि बस प्रोमीथियस स्टार्ट लिखूं यूज़र लोकल बिन में और प्रोमीथियस स्टार्ट हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने फाइल के अंदर में बता देनी पड़ेंगी। यहाँ पर है ना हमारा, जैसे हमने बताया हैफन जॉब नेम, उसी तरह आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस अपनी फाइल की बतानी पड़ेगी कि मेरा कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ पड़ा हुआ है, वेब कंसोल्स कहाँ पे खुलेगा, लाइब्रेरीज कहाँ पे खुलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी मैनुअली। और इसको चलाओ। अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे इसको जाके सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। कैन नॉट फाउंड, वेरी गुड। यूजर लोकल बिन प्रोमीथियस कैन नॉट फाउंड, cd यूजर लोकल बिन के अंदर में प्रोमीथियस है ही नहीं। अच्छा, हमने प्रोमीथियस कहाँ डाला था? हटा दिया मैंने। अरे यहाँ डालना था ना प्रोमीथियस यूजर लोकल बिन में, ये वाला मैंने किया नहीं था शायद।
Prometheus। ये वाला नहीं डाला था मैंने। User local bin। और ये दोनों डाला और इन दोनों को डालने के बाद परमिशन डाल दिया। ठीक है, अब करो सुनो और चलाओ। सर्वर इज रेडी टू रिसीव रिक्वेस्ट। 9090 रिपोर्ट पर चलने लग गया ये। अरे गड़बड़ कर दिया आपने। ये था। ठीक है, कुछ तो लेके आया है ये ग्राफ मैट्रिक्स। तो अगर अपन यहाँ जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेरी सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, उस हिसाब से हम क्वेरी सेलेक्ट कर रहे हैं और वो क्वेरीज हम बना भी सकते हैं। प्रोसेस सीपीयू टोटल एग्जीक्यूट, तो इसमें 0 है अभी। ठीक है, स्टेटस में कमांड लाइन ग्राफ कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन रखा था, स्क्रैप कॉन्फ़िग है ना। और जो टारगेट है मेरा, वो मुझे दिखा रहा है लोकल होस्ट, एक ही मशीन पर। अगर मान लो मुझे किसी और मशीन को इसके साथ मॉनिटर कराना होता, तो वहाँ पे जाके मैं एक्सपोर्टर डालता और मुझे वो यहाँ पे टारगेट्स के अंदर में दिखता कि कौन से टारगेट को आप मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप रूल्स के साथ में खेल सकते हो, जिसमें कि आप लगा सकते हो कि जो क्वेरीज है ना, पर्टिकुलर क्वेरीज, वो आप डाल सकते हो। अलर्ट कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए आपको अलर्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रोमेथियस का, जो कि आप स्लैक के ऊपर में अलर्ट ले सकते हो उसका, कि अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में मतलब मेमोरी अप डाउन हो, कोई सर्विस डाउन हो, तो उसके लिए अलर्ट आ जाए। ठीक है, कमांड लाइन फ्लैग्स में इतने कमांड लाइन फ्लैग्स को सपोर्ट कर रहा है, इसमें आपको बता रहा है कि क्या क्या इसका कॉन्फ़िगरेशंस और स्टोरेज है ना। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोमीथियस का जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है वो हमें यहाँ पे दिख पा रहा है। अब हम एक सेकेंड, ये इसमें जो चलाया है इसने बंद कर दिया है, इसको बैकग्राउंड में चलाना पड़ेगा। जॉब्स, ठीक है। अभी अपन ग्रिफाना देखते हैं। कॉन्फ़िगर प्रोमीथियस, रनिंग प्रॉपर्टीज,
प्रोमीथियस डॉट सर्विस, सिस्टम डी सर्विस बना करके प्रोमीथियस को चलाने का तरीका बताया कि सिस्टम डी सर्विस डाल दो इसको, है ना। सिस्टम डी सर्विस की कोई भी एप्लीकेशन की सिस्टम डी सर्विस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर ETC सिस्टम डी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर उस सर्विस जो भी नाम है, अगर मुझे अपाची के लिए सर्विस बनानी है तो मैं अपाची डॉट सर्विस लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, प्रोमीथियस डॉट सर्विस लिख दिया, और बेसिकली एग्जीक्यूट स्टार्ट ये कमांड जिससे वो स्टार्ट होगा। तो हमने अभी इसको स्टार्ट किया था ये पूरे डिटेल्स के साथ में, राइट, कि ये उसका बाइनरीज है, ये कॉन्फ़िग है, ये DB है, तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ डाल दिया था। तो हम यहाँ डाल के इसको एज अ सर्विस चला सकते हैं। तो आओ इसको पहले एज अ सर्विस एक बार चला के देखते हैं। ये जॉब्स चल रहा है तो इसको किल कर दो। जॉब्स को कैसे कैंसिल करते हैं कोई बताएगा मुझे? उसका प्रोसेस देख लीजिए और फिर किल कमांड से कर दीजिए, किल 9 करके। इसका प्रोसेस कैसे देखूंगा? नेट स्टेप से जल्दी बताओ कमांड। नहीं बताओगे? 2 3 4 7 ठीक है, जॉब्स मर गया, वेरी गुड। अभी चलते हैं यहाँ पे एक सिस्टम डी फाइल बना देते हैं। जैसे आप लिनक्स में डेमन सेट चलाते हो ना, सॉरी उसमें कहाँ चलाते थे डेमन सेट? करेक्ट। उसी तरह यहाँ पे लिनक्स में अगर कोई सर्विस को आपको स्टार्ट स्टॉप सर्विस बनानी है तो आपको यहाँ पर एज अ सर्विस चलानी पड़ेगी। सिस्टम सर्विस बोलते हैं ना, सिस्टम डी सर्विस। ये आपको कहाँ मिलेगी? ETC सिस्टम डी के अंदर में CD सिस्टम करो, यहाँ पर आपने जो सर्विस बनाई है वो सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिस्टम CTL स्टेटस स्टेटस प्रोमीथियस डॉट सर्विस डेड है, इनएक्टिव है, इसको कर दो स्टार्ट। अच्छा, और यहाँ पर एक डेमन रीलोड करके भी कमांड होती है ना। देखो अभी तो फिलहाल ये चल गया, लेकिन अगर इस फाइल के अंदर कुछ सर्विस आप इस फाइल के अंदर कुछ चेंज करोगे तो आपको डेमन रीलोड करके कमांड होती है, आपको वो कमांड चलानी पड़ेगी इसके डेमन को रीलोड करने के लिए। शायद आगे ये बताया हो, हाँ वो देखो ना, ये कमांड चलानी पड़ती है डेमन रीलोड की। अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो उसको आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी डेमन रीलोड की। अब बोल रहा है डाउनलोडिंग नोड एक्सपोर्टर। अब अभी तक जो प्रोमीथियस था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही मामला दिखा रहा था अपना, वो इंस्टॉल हो गया, वो ब्राउज़र पे चल रहा है, बस यही अभी तक हमें दिखा रहा था, है ना। अब उस सिस्टम की डिटेल्स चाहिए अपने को, जहाँ पर प्रोमीथियस चल रहा है उस सिस्टम के बारे में भी जानना है हमें कि वो चल रहा है तो क्या चला रहा है आखिर। तो क्योंकि उसको भी तो मॉनिटर करना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर नोड एक्सपोर्टर डालेंगे। नोड एक्सपोर्टर क्या करेगा, डाटा एक्सपोर्ट करके किसको देगा, हमारे प्रोमीथियस को दे देगा, ठीक है। तो अब इसको -ZFVF करो, इसको भी सेम तरीके से डालना पड़ेगा अपने को ETC के अंदर। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे फॉलो करते हैं इसको। बस यूजर लोकल बिन में डाला, होम डायरेक्टरी सेट हो गई सर्विस की, ऑनरशिप दे दिया, RF करके सारी फाइलें हटा दी, इसको भी हटा ही दो।
एक्सपोर्टर को रन करो, इसमें भी सर्विस बनाइए, देखो एक्सपोर्टर की भी, इसकी भी सर्विस बना लेते हैं अपन। सर्विस बनाई, सर्विस में इसको चलाने के लिए बस बाइनरी तक का पाथ दिया है, देख रहे हो, ये सिर्फ एग्जीक्यूटेबल का पाथ दिया है। तो जाओ यहाँ पे जाके फिर रीलोड कर दो डेमन को और सिस्टम सीटीएल, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट नोड एक्सपोर्टर। स्टेटस चेक कर लो, परफेक्ट है। If you ever need to override the default list of collectors, you can use the collectors enabled. Memo info, load average, file system, ये सारी चीज़ें आप इनेबल कर सकते हो -- collectors enable में। पहले जाके देखते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट में क्या क्या लेके आ रहा है, यहाँ पे देखने मिलेगा अपने को। कुछ तो डाटा लेके आया ये, है ना, ड्यूरेशन का ये। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि ये वैल्यूज तो लेके आ रहा है बट यहाँ पे इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। ये हमें विजुअल तभी इस ढंग से दिखेगा जब हम ग्राफाना प्रोसेस क्या डालते हैं, ग्राफाना, हाँ ग्राफाना डालेंगे तब। जॉब नेम एक्सपोर्टर बोलता है, because the exporter is also running on the same server Prometheus itself, we can local host instead of IP node exporter default port 9100। मुझे 9100 भी यहाँ पे खोल देना चाहिए सबसे पहले। और एक्सपोर्टर, और YML फाइल में ये ऐड करने बोल रहा है, जॉब नेम और एक्सपोर्टर, ये कंटेंट में ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, पूरे YML फाइल को अपडेट कर लेते हैं अपना। हमारा YML फाइल कहाँ पर था, कोई पाथ बताएगा? ETC के अंदर, प्रोमेथियस के अंदर आपका है। ETC के अंदर CD ETC प्रोमीथियस, पक्का प्रोमीथियस के अंदर में prometheus.yml है ना? हाँ जी। तो इसको पहले खाली कर देते हैं, फिर इसको ETC prometheus.yml और YML डाल देते हैं। तो अभी हमने क्या ऐड किया है, हमने सिर्फ नीचे वाला ऐड किया है, ठीक है, ये ऐड किया है। अब मान लो अगर मुझे एक और मशीन पे नोड एक्सपोर्टर चलाना था और वहाँ का भी डाटा प्रोमीथियस के ऊपर लाना था, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यही वाला सेम कॉपी पेस्ट कर देता मैं और टारगेट में उस सर्वर की IP डाल देता, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ का भी डाटा लाके मुझे दे देगा। अपन समझ में आ रहा है ना अपने को क्या हम कर रहे हैं? हाँ जी भाई।
किसी को नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो। अभी पहले प्रोमीथियस दिखा रहा था अप एंड रनिंग, अब एक्सपोर्टर भी दिखाने लग गया है ना। अप एंड रनिंग क्योंकि अब एक्सपोर्टर ये अपना भी डाटा स्टार्ट कर दिया फीडिंग कराना इसके अंदर। नोड डालने के बाद ये आ गया ना, नोड एक्सपोर्टर, राइट टाइम, सेक्टर रीड, नोड फील्ड, फाइल सिस्टम, डिवाइस एरर, फाइल सिस्टम फाइल्स, नोड की मेमोरी, ये सारी जिस मशीन पे हम बैठे हैं उस मशीन का सारा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखो कितनी सारी चीज़ें ये मॉनिटर करता है। देखो नोड का नेटवर्क स्टेट्स भी मॉनिटर करेगा। टीसीपी में इनग्रेस आउटग्रेस, एक्टिव ओपन कनेक्शन कितने टीसीपी में बने हुए हैं, एवरीथिंग। मतलब आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा ही चीज़ें मोड दे रहा है हमें, मोटर करके वैल्यूज लेके। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। 5वां नंबर में सिक्योरिंग प्रोमीथियस, तो इसको अभी रहने दो, अपने को अपाचे के थ्रू इसको सिक्योर करने की जरूरत है नहीं। हमारा काम अभी फिलहाल इतने से चल जा रहा है। free-h, ये क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू वेरीफाई द रिजल्ट एग्जीक्यूट द फ्री कमांड फ्रॉम टर्मिनल -h। ठीक है, और यहाँ पे भी मेमोरी ही दिखा रहा है, मेमोरी अवेलेबल, नोड मेमोरी से मेमोरी अवेलेबल तो वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ जाके मेमोरी सर्च करके उसको वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है कि अगर आपको वेरीफाई करनी है कि ये सही डाटा दे रहा है कि नहीं तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो देख लेना आप लोग वेरिफिकेशन का। मेमोरी इनएक्टिव, ये इनएक्टिव मेमोरी है। ठीक है, तो ये अपना प्रोमीथियस का मामला हो गया सेट। तो हम ऐसे प्रोमीथियस सेटअप करते हैं। चलो ग्राफाना सेटअप करते हैं और देखते हैं कि कैसे विजुअल देता है और बेसिकली डाटा सोर्स हमें कॉन्फ़िगर कैसे करना पड़ता है। तो सेम तरीके से हम पहले जाएंगे ग्राफाना में, और ग्राफाना के लिए उसका ऑफिशियल रिपोजिटरी हमने ऐड कर दिया पैकेज cloud.io से। अब यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेते हैं, डन। अपडेट मार दो, फिर apt कैश, अच्छा ये फाइल हुआ है, files failed to download, they have been ignored by maybe 404 nodes package, update fail। You can now proceed with the installation। स्टेटस अभी सेल होगा 3000 पोर्ट पे,
काम करो, यहाँ पे 3000 पोर्ट पे इसको खोल। बढ़िया काम। स्टार्टिंग सिस्टम 3000 पोर्ट ओपन है। हाँ ठीक है, ओपन हो गया। साइन अप gmail.com username admin username admin password file to create user. Okay, ठीक है, खुलेगा। अच्छा, एक देख लेते हैं कि इतनी मेमोरी फ्री है 4 GB में से। ठीक है, अब अपने को करना होगा डाटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल कर दिया सर्विस में। सेटिंग ऑफ द रिवर्स प्रॉक्सी जरूरत नहीं है अभी। अपडेटिंग क्रेडेंशियल्स हो गया। प्रोफाइल फाइल तो बना लेना अपने हिसाब से आप लोग। डिसेबलिंग ग्राफाना रजिस्ट्रेशन एनोनिमस। अगर आपको नहीं कराना है रजिस्ट्रेशन तो बोल रहा है कि grafana.ini में जाओ और अलाउ साइन अप को फॉल्स कर दो, तो वो पूछेगा ही नहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, एनोनिमस एक्सेस नहीं चाहिए तो इसको भी फॉल्स कर दो। सिस्टम रिस्टार्ट मारो। सेटिंग हब गिटहब ऑथ एपीआई इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल हमें, बट आप लोग एक बार ट्राई मार लेना। ये बेसिकली इसलिए है जो आप लोगों ने वो सुना होगा ना, ऑक्टा काइंड ऑफ, या फिर एल्डा सुना होगा, जो कि एक जगह से ऑथेंटिकेशन की वजह से सब जगह ऑथेंटिकेशन हो जाए, है ना। मतलब अपना गिटहब का जो अकाउंट है आपका, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर ऑक्टा इनेबल्ड है गिटहब के ऊपर में, तो इसी का एक्सेस यूज़र आईडी पासवर्ड लेकर के आप ग्राफाना को एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए ये वाला सेक्शन दिया हुआ है कि आप वो भी इनेबल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर उसने बताया है कि एक ऑथ एप्स के अंदर में जाके इनेबल करना और यहाँ पे यूआरएल डाल देना। यूआरएल ग्राफाना का डलेगा, डालने के बाद फिर वहीं से यूज़ हो जाएगा बेसिकली। बट मुझे आपको कुछ और दिखाना है। ये गिटहब वाला नहीं, डाटा सोर्स। डाटा सोर्स ठीक है, अपन चलते हैं यहाँ डैशबोर्ड, होम में चलते हैं। UI थीम हो गया। मुझे चाहिए डाटा सोर्स।
ग्राफाना प्लगइन में डालना पड़ेगा डाटा सोर्स मिशन कैसे क्या था एडमिन @123 बस ये क्या हो जाता है स्टार्ट डाटा डैशबोर्ड सर्च डाटा सोर्स कहाँ से निकलेगा फाना लॉग डिफॉल्ट पाथ data was path to where Grafana can store temporary files again to the basic और Grafana के अंदर लाइब्रेरी होगी तो और Grafana.db है इसका डाटा सोर्स नहीं आ रहा है प्लगइन डालना पड़ेगा लेकिन ये देख मेरा मेरे प्लगइन का एडमिन में जाना पड़ेगा क्या एडमिन अपडेट रोल configure Grafana yes data source creating a Prometheus data source installing using click Grafana logo sidebar menu click on data source Grafana logo अरे ये तो कुछ दे ही नहीं रहा कुछ तो बकवास है डाटा सोर्स पता नहीं डाटा सोर्स क्यों नहीं दे रहा है आप लोग भी ट्राई कर लो अपने अकाउंट में जरा तब तक मैं देखता हूँ कि डाटा सोर्स क्यों नहीं दे रहा Grafana डाटा सोर्स यहाँ जाने के बाद इसको पहला पेज देना चाहिए था डाटा सोर्स का क्लिक ऑन Grafana आइकॉन टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू शो मेन मेन्यू सेलेक्ट डाटा सोर्स तो मुझे डाटा सोर्स ही देख ही नहीं रहा यहाँ पे इसको देना चाहिए था ना तो एक नंबर मार के चल रहा है
लगता है कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारा फटा था कहीं। ब्राउज़र डायरेक्टली दिस वॉचेस एंड फाइल। ये नहीं आ रहा, ये हम चला रहे थे तो यहाँ कुछ फटा था। इसकी वजह से कोई पंखा है। स्टॉप इंस्टॉल करो रिमूव। इसको करो ऐड सिंटैक्स एरर। क्या है looking for doesn't take it. You have mistyped the address. Okay, very good. Install from apt repository. apt get update चलो apt get update। install enter files release install software properties common key डालो। ओके यहाँ से HTML वर्जन डालो और अपडेट करो।
इसमें रिपोजिटरी का पाथ क्या होता है पता है किसी को? सोर्स लिस्ट सोर्स लिस्ट सोर्स लिस्ट में ग्राफाना एक तो यहाँ पे है, ये पंगा कर रहा है, इसको हटाओ। ठीक है, अपडेट करो। ठीक है, और इंस्टॉल करो। मॉडल विल प्रोसेसिंग PDP के GDAV सब प्रोसेस बेस्ड was killed by signal this चलाओ, मैं इसको देता हूँ, चलाओ। Time to override this. और ठीक है, इन दोनों को अपन ने हटा दिया बाहर कैसे से। अब ये GPG की को फिर से ऐड कर दो। रिपोजिटरी एडिट था, हाँ, अभी अपडेट मार के बाहर इंस्टॉल करते हैं। अरे वाह, फिर से एरर। currently installed built-in database currently installed access space used, इसको करो remove। auto remove बहुत सारी चीजें रिमूव कर देगा ये। ठीक है, अपन फिर से कीज ऐड करते हैं। WPT is already newest version and कीज ऐड करो। ठीक है, स्टेबल वर्जन ऐड करो। अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, फिर आप लोग करना इसको। क्या बात है, आप लोगों का नाम लेने से ही हो गया। सही है, अंकु से डर जाता है नहीं अंकु। हेलो हेलो, हाँ जी भाई। मुझे तो लगा यार आप लोग छोड़ के चले गए मुझे। नहीं रोशन भाई यहीं पे हैं। मैं अकेले ही लगा हुआ हूँ, बोले जा रहा हूँ कोई हाँ लोग भी बोल दो यार, डर जाता है आदमी। अली भाई तो एकदम साइलेंट मोड में चले गए हैं आज, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे नहीं रोशन भाई ऐसा नहीं है। तो देख रहे हैं। हाँ, देखते हो कैसे कैसे एरर्स आती है, तो ये सब एरर्स जो आएंगी ना
उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता हूँ। जैसे इस तरह की एरर आएगी ना डेव, जैसे एरर बोल रहा है DPKG डेव पैकेज में, ठीक है, सिग्नल अब ये बोल रहा है कि नहीं मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने दूंगा क्योंकि ऑलरेडी है। तो इसका मतलब है कि हमने गलत पैकेज पहले ही रिपोजिटरी से उठा के डाल दिया है, इस वजह से वो एरर आ रहा है। तो उसको रिमूव मार के फिर से इंस्टॉल करना है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो वेबसाइट से डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो अभी कोई पंगा होना नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम अपने ग्राफाना के पास में और इसको बोलते हैं कि तुम तो कुछ ढंग का, ये है ना सही वाला ग्राफाना, वो फर्जी वाला आ रहा था। एडमिन एडमिन पासवर्ड एडमिन एडमिन, ये है ना मामला, देखो ये है एकदम परफेक्ट वाला। अभी इंस्टॉल ग्राफाना तो क्लिक हो गया है ना, जब आप सारा कॉन्फ़िगर कर दोगे ना तो ये सब कुछ क्लिक 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 से आएगा। तो अब पहले जाना है डाटा सोर्स में। डाटा सोर्स हमने बोला था ना कि इसको पीछे डीबी चाहिए जहाँ से डाटा लेके आएगा, राइट। तो इतने तरह के डाटा सोर्स को ना ये सपोर्ट करता है, ग्रेफाइट, OpenTSDB, InfluxDB, उसके बाद लॉगिंग के लिए भी इलास्टिक सर्च को भी सपोर्ट करता है, देखो। और ये अदर डाटा बेसिस में भी अगर आप कहीं डाटा रख रहे हो तो इतने सारे चीज़ों को ये सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अपने पास तो प्रोमीथियस है, तो अपन प्रोमीथियस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके इसको टेस्ट कर लेते हैं। HTTP हमारा प्रोमीथियस यहीं चल रहा है, ठीक है, इसी मशीन पे जहाँ पर मैं ये चला रहा हूँ। लोकल होस्ट 9000 पे अपने को टेस्ट करना होगा, टेस्ट HTTP बैड एरर, ठीक है। 9090 है ना, आई थिंक। करेक्ट। मैं तो गलती करके देख रहा था कि हम सब कुछ जगे हुए हैं या फिर नहीं है। देखो डाटा सोर्स इज वर्किंग है ना, सेव एंड टेस्ट हो गया। अब बैक जाओ। अब हमारे यहाँ डाटा सोर्स दिखा रहा है कि ये तुम्हारा डाटा सोर्स भी रेडी हो गया। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से खेलना जब आप लोग के पास टाइम हो तो, ठीक है। प्लगइन्स में बेसिकली क्या मॉनिटर करना चाहते हो वो चीज़ ये बोल रहा है कि तुम्हें जो भी मॉनिटर करना है वो सारी चीज़ें प्लगइन्स में यहाँ पर डाल दो, तो मैं तुम्हें उसी हिसाब से चीज़ें दिखाऊंगा। अगर क्लाउड वॉच के थ्रू भी डाटा सोर्स, अगर क्लाउड वॉच भी हम इंटीग्रेट करते हैं उसके, ये भी याद रखना कि ग्राफाना जो है ना, क्लाउड वॉच डैशबोर्ड को भी यहाँ पे दिखा सकता है थोड़े ढंग से, क्योंकि क्लाउड वॉच में तो थोड़ा अजीब सा डैशबोर्ड दिखाता है ना, यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हो अच्छे तरीके से। तो फिर से इसके होम में चले जाओ। ये भी हो गया डैशबोर्ड। अब अपन क्या कर सकते हैं, चूज विजुअलाइजेशन चूज किया है ना, किस तरह का डैशबोर्ड चाहिए वो यहाँ पर आप उसको विजुअलाइजेशन के हिसाब से देख लो। मैं बोलता हूँ अगर ग्राफ, ठीक है, मैं बिल्कुल इसको बेसिक लेवल में लेके चलता हूँ। स्टेबिलिटी ग्राफ में डाटा ये नो डाटा। अच्छा, अब इसको इससे पढ़ने के लिए इसको नोड एक्सपोर्टर के साथ में यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे ये बता रहा था। अब हमारा ये वाला काम करेगा। तो याद रखना ये वाले से ना मत यूज़ करना ग्राफाना डालने के लिए। ग्राफाना ऑफिशियल वेबसाइट से डालना, ये है ग्राफाना का ऑफिशियल वेबसाइट। इंस्टॉल ग्राफाना फ्रॉम हियर। रोशन भाई चार्जर लगा लीजिए, बैटरी जा अरे मुझे भी अपना चार्जर लगाना पड़ेगा, मेरी भी बैटरी डाउन हो रही है। ये अवनीत भाई के चक्कर में सारा मामला हो रहा है। अरे ये रिचार्ज रहते हैं, इनके चक्कर में आप मत पड़िए, जो है ये ना एकदम फुल टाइट रहते हैं उनका मामला एकदम। एकदम टाइट रहते हैं।
नहीं, अली भाई की सीट हमने सबसे आगे लगवा दी है वहाँ पे, तो अपना अब बैठ के वहाँ टीवी देखा करोगे। उनकी सीट अलग से कर दी गई है वहाँ। अच्छा, टीवी के सामने उनको दे दिया आपने, हाँ? अधिकारी जी के सब बगल बस में वहीं तो नहीं बैठेंगे। बनवाती है सीट भाई। नहीं, बैठा देंगे, तुम जहाँ चाहोगे वहाँ बैठा देंगे। ठीक है, डाटा सोर्स का यूआरएल हो गया, बेसिक ऑथेंटिकेशन हो गई, इंपोर्टिंग प्रोमीथियस स्टैट डैशबोर्ड। तो ये अपने को एक डैशबोर्ड डालना पड़ेगा। तो एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो अगर कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है ना आपको डैशबोर्ड्स की, ठीक है, तो प्रोमीथियस का ना अपना जो वेबसाइट है वो ना बहुत सारे डैशबोर्ड्स को सपोर्ट करता है। सॉरी, ग्राफाना का GRAFANA डैशबोर्ड, इसका ये grafana.com में जाओगे आप तो बहुत सारे मतलब हजारों लाखों डैशबोर्ड्स को ना ये सपोर्ट करता है। अब इस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन सा डैशबोर्ड आपको चाहिए। तो आपको ना ज़्यादातर कभी भी लिखने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए कि मुझे ना जीरो से लिखना है, ठीक है। तो हमेशा क्या करो कि एक्सपोर्ट करो, पहले फाइंड आउट करो कि डैशबोर्ड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर फिल्टर भी है, डाटा सोर्स, कौन सा डाटा सोर्स के लिए आप डैशबोर्ड ढूंढ रहे हो, तो आप यहाँ से अपना डाटा सोर्स प्रोमीथियस ढूंढ सकते हो, ठीक है। पैनल टाइप क्या चाहिए आपको, किस तरह का आपको चाहिए डैशबोर्ड, लिस्ट में चाहिए या फिर क्या डायग्राम चाहिए, आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। कैटेगरी डाल सकते हो कि किसको देखना है ना। उसी हिसाब से यहाँ से पूरा बेसिकली आप करके नोड एक्सपोर्टर के लिए, है ना, यहाँ पे आपने फिल्टर लगा के और जो भी डैशबोर्ड आपको मिले ना आप उसको डाउनलोड करोगे। एक जेसन फाइल होती है ना, .json, उसको डाउनलोड करोगे, उसको डाउनलोड करके आप डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, grafana.org के अंदर एसेट्स डैशबोर्ड प्रोमीथियस माइनस डैश .json, ये एक जेसन फाइल देगा। अच्छा, इसने 00 दिया, इसको जेसन फाइल देनी चाहिए थी। डैशबोर्ड में जाके प्रोमीथियस ढूंढते हैं, डाटा सोर्स प्रोमीथियस, और कैटेगरी कलेक्टर नोड एक्सपोर्टर। ये डैशबोर्ड एक दे रहा है, वन नोड एक्सपोर्टर फॉर प्रोमीथियस डैशबोर्ड इंजन दिस। अच्छा, अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपका जो डैशबोर्ड का वर्जन है और जैसे अभी इसमें क्या क्या चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है ना। मान लो ये डैशबोर्ड जो है ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, शायद पीछे ही था, एक कहीं पे तो था वो। अच्छा चलो, डिपेंडेंसी, हाँ करेक्ट, यहाँ पर डिपेंडेंसी है, ये सब जगह नहीं चल जाएगी ये डैशबोर्ड, है ना। तो कहाँ चलेगी, ग्राफाना 6.4 और उसके ऊपर कहीं भी चलेगी, ठीक है। प्रोमीथियस 1.0 और उसके ऊपर चलेगी, ठीक है। डाटा सोर्स जो है वो प्रोमीथियस होना चाहिए और कलेक्टर नोड एक्सपोर्टर होना चाहिए, तभी ये चलेगा। अगर आपका ये दोनों में से कोई और है तो आपको कुछ और डैशबोर्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि यार ये डैशबोर्ड को इंपोर्ट कैसे करोगे, तो आपको डाउनलोड करने की या तो एक तरीका है कि इसको डाउनलोड कर लो, है ना, डाउनलोड जेसन, और जेसन को इंपोर्ट कर लो। तो पहला तरीका जो है वो ये वाला है, डाउनलोड जेसन का, और दूसरा तरीका है इसको डायरेक्ट कॉपी करो, कॉपी करके डैशबोर्ड सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे कहीं तो था, links, dashboard link with tag as a drop down title, link URL title,
पास एक यूआरएल दिया हुआ था मुझे, है ना, ये डायरेक्ट डैशबोर्ड मैं अपने में इंपोर्ट कर सकता हूँ। प्रो में THUS प्रोमीथियस ऐड लिंक अपडेट सेव सेव डैशबोर्ड मैं कुछ डेवलप कर रहा हूँ। रुको यार, मैं कुछ डेवलप कर रहा हूँ। तो डिस्कार्ड ग्राफाना डैशबोर्ड और आईडी और डैशबोर्ड। तो आईडी ये है, यहाँ गए, यहाँ पर आईडी डाली, ये फाइंड आउट करेगा, इसने खुद ही ढूंढ लिया, फोल्डर नेम जनरल में डाला, डाटा सोर्स प्रोमीथियस लिया, ठीक है। इंपोर्ट फंक्शन मिल गया, इंपोर्टिंग डैशबोर्ड फ्रॉम grafana.com, ठीक है। अच्छा, डाटा सोर्स प्रोमीथियस, ठीक है, अभी इंपोर्ट कर लिया। तो इसने रैम वैम CPU वीपीयू सब तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज प्रोमीथियस उससे ही नहीं आ रही होगी मुझे, प्रोमीथियस से, ठीक है, तो इसलिए उसने वो सब चीज़ें नहीं दी। अब इसमें जो भी चीज़ें प्रोमीथियस में आ रही हैं वो चीज़ें वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे सिस्टम लोड अगर प्रोमीथियस में आ रहा है तो वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे जो भी चीज़ें आपको प्रोमीथियस में अवेलेबल होंगी वो सारी चीज़ें आपको ग्राफाना ऑटोमेटिकली दिखाएगा। कहाँ गया हमारा प्रोमीथियस? ये रहा। अब यहाँ पे अगर CPUs होंगी तो ठीक है, नहीं होगी तो वो नहीं दिखा पाएगा। इसमें समझे या फिर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी? बस गो थ्रू करना पड़ेगा बस। हाँ, क्लियर होगा चीज। अब मैं ना थोड़ा सा, बना के करेंगे। हाँ मैं इसको ना थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्योंकि मैंने भी झेला है वो कॉमन प्रॉब्लम्स ना, तो मैं वो उतना तक तो आपको बता ही देता हूँ कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। अब मान लो ये ना एक प्रोमीथियस का है डैशबोर्ड, ठीक है, और आपने इसमें देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आ ही नहीं रही हैं, है ना, आ नहीं रही है। यहाँ पे डाटा 000 और ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सबसे सिंपल ऐसे करके समझते हैं, ये है प्रोमीथियस, है ना, और ये है ग्राफाना, ठीक है। प्रोमीथियस में अपना एक भी डैशबोर्ड है। जब हम प्रोमीथियस डाउनलोड करके चलाए थे तो 9090 पे भी ये चला था, है ना, और इसने कुछ डाटा अपना दिखाया था। कब दिखाया था? जबकि मैंने नोड एक्सपोर्टर डाला था तब दिखाया था, राइट। जब मैंने नोड एक्सपोर्टर डाला तब इसने कुछ डाटा दिखाया अपना कि भाई इतना डाटा है। अब मैंने क्या बोला ग्राफाना को कि भाई तुम इंस्टॉल हो जाओ, तुम्हारे में डैशबोर्ड में डाल रहा हूँ। मैं इसके URL पे गया ग्राफाना के, उसमें मैंने बोला कि मेरा डाटा सोर्स जब प्रोमीथियस हो, ठीक है, और मेरा नोड एक्सपोर्टर हो, तब के लिए मुझे डैशबोर्ड चाहिए। तो मुझे एक जेसन फाइल मिल गई। मैंने क्या किया, जेसन फाइल को इंपोर्ट करा दिया अपने ग्राफाना के अंदर में। अब ग्राफाना ने जो भी कंटेंट लिखा हुआ था उस फाइल के अंदर, उसके हिसाब से डाटा लाके दिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी लिखे हुए हैं जो कि मेरे प्रोमीथियस में ही नहीं आ रहे हैं। जब मेरे प्रोमीथियस में ही नहीं आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, है ना, कभी नहीं दिखेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने डैशबोर्ड को ना मॉडिफाई करूंगा। अब ना, अभी देखो, आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तब तो आपका ये चल जाएगा, ठीक है, नो स्टेट नो डाटा ऐसे करके चल जाएगा। लेकिन आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि यार जब मैं किसी क्लाइंट के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए काम कर रहा हूँ
तो मुझे ना यहाँ पर ये फालतू चीज़ें अननेसेसरी की दिखे, है ना। जब इसका काम ही नहीं है तो इसको हटा दो, इसको रिमूव मार दो, इनको रिमूव मार दो। और इसको पहले मारो रिमूव। ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको कि सीखने में सच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फाइल डिस्क्रिप्टर लेफ्ट राइट नो डाटा, सीपीयू बेसिक्स नेटवर्क। अच्छा, अब जो चीज़ नहीं है उसको तो आपने रिमूव मार दिया, है ना, मतलब जो कि कहीं नहीं है, ना तो यहाँ है ना वहाँ है, ठीक है। उसको तो आपने रिमूव मार दिया, और ऐसे करके आपने क्या किया, सारा रिमूव मार दो फालतू फालतू चीज़ें। अच्छा, इसमें है क्या कुछ, नो डाटा, सारा रिमूव मार दो। आपको अपने से अब कस्टम क्वेरीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। डिस्क में नहीं था, इसको भी मार दो रिमूव। चलो ठीक है, सॉकेट है तो इसको उठाए और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। मेरे पास ये दो चीज़ें आ रही है, सिस्टम लोड और नेटवर्क सॉकेट, है ना। आईपी किस पे आ रही है, लोकल होस्ट की, और होस्ट मैंने सारा सेलेक्ट कर रखा है तो कोई सा भी चलेगा मेरे पास। जॉब कौन सा सेलेक्ट करके बैठा हूँ मैं, नोड एक्सपोर्टर का, ठीक है। तो मेरे पास इतनी सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब इस डैशबोर्ड को मैं क्या करूँगा, सेव एज कर लेता हूँ, है ना, सेव अपडेटेड डैश। इस डैशबोर्ड को आप लोकल में ला के इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आप क्या कर सकते हो, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, उसके लिए आपको शायद कोई यूडमी की कोर्स वोर्स लेनी पड़ेगी। उसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूँ। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब मुझे मेमोरी निकालनी थी ना, तो मैंने क्या लिखा, नोड अंडरस्कोर मेमोरी अंडरस्कोर इनएक्टिव, ठीक है, ये लिखा। अब इसमें मैंने इस क्वेरी को ऐसे लिखा है, मतलब मेरे लिए इसने लिखा है प्रोमीथियस ने, इंस्टेंस इक्वल टू लोकल होस्ट, ठीक है, जॉब इक्वल टू नोड एक्सपोर्टर, है ना। तो ये मुझे क्या दे रहा है, नोड मेमोरी इनएक्टिव स्टेटस, ये दे रहा है मुझे, है ना। तो अब ये वाला जो कंटेंट मुझे कुछ डाटा दे रहा है, अब इसमें होता क्या है, देखो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, तो कोई भी बंदा इतना डिटेल्स नहीं देखना चाहता है, मतलब डेफिनेटली वो उतना देख ही नहीं पाएगा ना। इसको देखता कौन है, या तो डेवऑप्स टीम के लोग देखेंगे, या डेवलपर देखेगा, या फिर कौन देखेगा, देखेगा आपका मैनेजमेंट, है ना। तो अब मैनेजमेंट को उतना से थोड़ी ना पता चलेगा कि ये आईसीएमपी आउटपुट क्या है, एरर क्या है, ये वो, है ना। तो आप क्या करते हो ना कि 5-6 कीवर्ड्स काइंड ऑफ ले लेते हो, जो कि आप रेगुलर में भी जब आप कमांड पे जाते हो मशीन में, तो जो आप रेगुलर चीज़ें चेक करते हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मशीन का हेल्थ चेक करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाके सबसे पहले कमांड चलाओगे free-g, ठीक है। उसके बाद आप चलाओगे CPU ls CPU, ठीक है। इस तरह की कमांड्स आप चलाओगे, या फिर आप चलाओगे टॉप कमांड। तो जो मैनेजमेंट की कमांड है, आप वो सब कमांड चलाओगे और वहां से जो डाटा मिल रहा है वो देखोगे, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर भी आप पॉइंट आउट करोगे कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। हर कुछ तो नहीं चाहिए होगा हर आदमी को, है ना। तो आप यहाँ पर वो सब चीज़ें देखोगे कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि आपको अगर डिस्क रीड राइट, मान लो आपका वैसा एप्लीकेशन है जिसमें कि डिस्क रीड राइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसको मॉनिटर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाओगे डिस्क रीड कैपेसिटी, डिस्क राइट कैपेसिटी, ये एग्जीक्यूट करके देखोगे नोड एक्सपोर्टर में डिस्क रीड राइट की वैल्यू क्या आई। यहाँ से जो आपको डाटा मिला उसको आप क्या करोगे, जो आपका जेसन फाइल है, ये जेसन फाइल है ना आपका, है कि नहीं। अरे यार हाँ ना तो बोलो। हाँ जी भाई। हाँ, हाँ जी। तो ये जेसन फाइल हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। तो अभी तो ये जेसन फाइल हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। चेंज कैसे कर दी, अभी हमने आपके सामने डिलीट मार दिया बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो अब ये जेसन फाइल तो अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हटा दी। हो सकता है कि मैंने इस वाला सेक्शन हटा दिया, कोई और सेक्शन हटा दिया। तो अब सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए
कि मुझे इस डैशबोर्ड को सेव एज करके डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, वर्जन कॉपी करके सेव करो। सेव करने के बाद उस डैशबोर्ड को डाउनलोड कर लो लोकल में। इसमें एक एक्सपोर्ट की भी कम होती है यहाँ पे ना, फोल्डर इंपोर्ट के बाद में एक एक्सपोर्ट भी होता है, कहीं से तो होता है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट होता है इसमें शायद यहाँ पे कहीं से होते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना, उसको एक्सपोर्ट करना होता है। वो जब एक्सपोर्ट करोगे ना तो वो जेसन फाइल नीचे आ जाएगी आपकी लोकल में। ठीक है, तो अब मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि मान लो मुझे वहाँ पर कुछ मेरा स्पेसिफिक चीज़ मुझे चाहिए, जो मैं यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा ये डाटा, एक स्पेसिफिक डाटा ये वाला मुझे दिखे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इस क्वेरी को, ये क्वेरी है ना एक, इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट करूँगा और या तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको रिप्लेस मार के अपने हिसाब से देख लूँगा। ठीक है, और वहाँ पर वो क्वेरी चला दूंगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि ग्रिफाना में भी एक जगह पे क्वेरीज आप पास करके चेक कर सकते हो कि डैशबोर्ड में क्या डाटा आ रहा है मेरे मशीन से। तो यहाँ पे कहीं था एक क्वेरी वाली ना, डैशबोर्ड में गए थे, ऐड क्वेरी, इंटर प्रोमो क्यूएल क्वेरी फॉर्मेट। देखो, जब मैंने ये क्वेरी चलाई तो यहाँ पे कुछ डाटा आया ना ऊपर में, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर उस क्वेरी का इंटरवल सेट कर सकते हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 घंटे के लिए है, तो इसको आप कर सकते हो कि ये जो क्वेरीज है, पर्टिकुलर क्वेरी, ये कितनी कितनी देर में चले। समझ में आया मैंने क्या बताया आप लोगों को? हाँ जी है ना। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 5 ही चीज मुझे देखनी है। ठीक है, अब वो 5 चीज जो मुझे देखनी है, नोड मेमोरी में कितनी मेमोरी एक्टिवेट है, तो मुझे क्वेरी अपने से लिखना भी नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में यहाँ से कॉपी करूंगा, ग्राफाना में जाऊंगा, डैशबोर्ड में जाके क्वेरी सेलेक्ट करके यहाँ से उसको चलाऊंगा। चलाने के बाद में अगर ये कुछ डाटा दे रहा है, ठीक है, तो मैं अपने से भी डैशबोर्ड बना सकता हूँ उसका। ठीक है, अब ये क्वेरीज मेरी बन जाएगी तो सेम की सेम क्वेरीज को मैं उठा करके डाल सकता हूँ ना अपने डैशबोर्ड में, है ना। तो मुझे अपना कस्टम डैशबोर्ड में ऐसे कस्टम डैशबोर्ड बना सकता हूँ, है कि नहीं, कि मेरा कस्टम डैशबोर्ड देखो, अब ये वाला सेक्शन जो है इसको डायरेक्ट आप उठा के जेसन में डाल दो तो आपका कस्टम डैशबोर्ड बन जाएगा, है ना। हाँ जी। तो ये तरीका है डैशबोर्ड बनाने का। तो बेसिकली आप जब जाओगे कहीं काम करोगे तो आपको ये बोला जाएगा, आपको, है ना, मेनी टाइम्स आपको बोला जाएगा कि यार एक डैशबोर्ड बनाओ और कस्टम डैशबोर्ड बनाओ, ये चीज़ें दिखनी चाहिए। तो आप उससे पहले बोलोगे कि देखो भाई ऐसा है कि जब मैंने नोड एक्सपोर्टर डाला है तो मेरा जो नोड एक्सपोर्टर है वो इतनी सारी डिटेल्स दे रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें से जो तुम ग्रिफाना में देखना चाहते हो। तो बोलेगा खुद ही कि यार सिस्टम स्पेसिफिक चीज़ें दिखाओ मुझे, तो बस उसकी क्वेरी बनाना, अपना डैशबोर्ड कस्टम करके उसमें डाटा दिखा देना उसको, हो जाएगा तुम्हारा काम, है ना। न्यू डैशबोर्ड में जाके देखो, ये न्यू डैशबोर्ड में एक छोटा सा दिखने लग गया ना यहाँ पे पैनल का टाइटल। इसको आप एडिट करके कुछ भी पैनल बना सकते हो और इसी तरह इसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो आप। तो ये मैं एक आप लोगों को टास्क भी देता हूँ, इसमें से कोई क्वेश्चन का आंसर करना चाहोगे? Anyone wants to answer this? Any question? और तो भी रोशन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा कोई किसी क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन ना, रोशन भाई, ये मतलब अच्छा रहेगा ना। क्या सर? ये कौन से क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू के हैं क्या? हाँ, ये इंटरव्यू के हैं।
ये क्या आप सुबह ले में, रहे थे क्या इंटरव्यू? हाँ सुबह में एक बैच है ना, उनकी इंटरव्यू ले रहा था मैं। अच्छा, हम्म, प्रोजेक्ट के लिए क्या? मतलब ऐसे ही उनका वो AWS का अच्छा, टेस्ट ले रहा था मैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे थे, तो वो थोड़ा आसान होता है ना पूछने में। तो ये रोशन वो सुचिता वाले बैच में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसी बैच की बात है ये। ठीक है चलो, आज बहुत दिनों के बाद हमारा एक सक्सेसफुल रहा। अरे ये बंद हो गया क्या रिकॉर्डिंग?